जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर बिलाल और आज मैं हाज़िर हूं दोबारा से 9.6 आपका प्रोग्राम लेके, जिसमें उसने बोला है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। यानी कि इसमें जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में इंक्रीमेंट किया था पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स का, दो दफ़ा किया था हमने, जैसे कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के साथ और लार्जर एक्सप्रेशन के साथ। तो अगर किसी ने वो प्रोग्राम देखना हो तो मैं ऊपर कार्ड में दे दूँगा, तो वो दोबारा से उसको देख सकते हैं। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल उसी तरह ही इसमें हमने सेटअप बनाना है अपना। सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि डिक्रीमेंट की जगह पे हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट की जगह पे हम जो है डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जल्दी से अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैं उसी तरह इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। ए लिया है मैंने, बी लिया है, सी एंड डी ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम ले सकते हैं। और जल्दी से मैं कंपाउंड एक्सप्रेशन के ज़रिए, कंपाउंड स्टेटमेंट के ज़रिए इनको ज़ीरो असाइन कर देता हूँ। जैसे जिन लोगों ने कंपाउंड असाइनमेंट नहीं पढ़ा हुआ उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पहले कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ लें। अब कंपाउंड स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम देख लें, तो मैं उसका भी जो लिंक है यहाँ कार्ड में दे दूँगा, आप उसको भी पहले देख सकते हैं। तो उसमें कंपाउंड में ये होता है कि हम एक ही साथ अगर एक ही वैल्यू असाइन करनी हो तमाम वेरिएबल्स को, तो हम एक ही साथ असाइन कर सकते हैं। तो मैं सबको ज़ीरो असाइन कर रहा हूँ एक ही साथ कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ। तो अब जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया था कि पहले हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट करेंगे पोस्ट फिक्स में, लेकिन एज आ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। तो मैं जल्दी से ए को जो है डिक्रीमेंट करवाता हूँ और फिर ए की वैल्यू ही असाइन करवाऊँगा बी को। अब देखें ए में ज़ीरो पड़ा हुआ था, अब उसमें डिक्रीमेंट हो चुका है और अब उसमें -1 होगा। ज़ीरो से छोटी वैल्यू जो है -1। तो डी को मैं दोबारा से असाइन कर रहा हूँ बी को असाइन कर रहा हूँ ए। तो इसमें भी अब -1 आ चुका है बी में भी। इसी तरह ये तो हो गया पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स ये मैंने पहले प्रीफिक्स कर दिया है। अब हम करेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, वेरिएबल के नाम के बाद। तो अब सी और डी मेरे पास मौजूद है, मैं सी के बाद जो है इसमें डिक्रीमेंट कर रहा हूँ वेरिएबल के नाम के बाद, और फिर सी की वैल्यू असाइन करवाऊँगा डी को। तो डी इज़ इक्वल टू सी हो गया। इसमें भी क्या होगा कि पहले सी में जो है ज़ीरो पड़ा हुआ है उसमें डिक्रीमेंट होगा, और डिक्रीमेंट होने के बाद उसमें -1 आ जाएगा, और सी की वैल्यू डी को असाइन होगी तो डी में भी -1 आ जाएगा। अगर मैं इनको प्रिंट करवाऊँ अलग-अलग दोनों को, तो आपको पता चलेगा इसमें हमारा आउटपुट कैसे आएगी। तो मैं आउटपुट की एक्सप्रेशन के लिए लिख लेता हूँ। कंट्रोल स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू मॉडुलस डी। का कॉन्सेप्ट सबको है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो मॉडुलस डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हम कॉमा लगा के, ये कंट्रोल स्ट्रिंग होती है जो हम कोटेशन में लिखते हैं और उसके बाद आर्गूमेंट पास करते हैं। तो मैं इनको अलग-अलग भी करवा सकता हूँ, लेकिन सी और डी को इकट्ठा सबको इकट्ठा ही करवा लेते हैं। तो मैं साथ ही ए इज़ इक्वल टू मॉडुलस डी, ए में इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड बी इज़ इक्वल टू, इसमें भी मैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू है सारी, तो सबको मॉडुलस डी ही असाइन होगा /n न्यू लाइन में जाने के लिए। इसी तरह सी को भी करवाऊँगा मैं, सी इज़ इक्वल टू, उसमें भी मॉडुलस डी आएगा क्योंकि सारी ही इंटीजर वैल्यूज़ हैं। इंटीजर वैल्यूज़ का फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी होता है। ये सबको मैं प्रिंट करवाऊँगा तो एक ही साथ सब के सब ए भी हो गया है, बी भी हो गया है, सी भी हो गया है, और अब मैंने करवाना है डी को प्रिंट। डी इज़ इक्वल टू मॉडुलस डी। ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ये होगी कंट्रोल स्ट्रिंग, और अब मैं इनको पास करने लगा हूँ आर्गूमेंट की लिस्ट। तो सबसे पहले ए को पास करवाना है मॉडुलस डी को, दूसरे मॉडुलस डी में बी पास करवाना है, तीसरे में सी और चौथे में डी पास करवाना है। तो ये मेरे पास आर्गूमेंट की लिस्ट भी पूरी हो गई है।
अगर मैं इनको प्रिंट करवाना चाहूँ तो उसके लिए पहले मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा गेट ch, जो कि आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करता है। अब इसको अगर हम कंपाइल करके देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में कोई किसी किस्म का एरर है। तो आप देख रहे हैं किसी किस्म का एरर नहीं है। तो हम इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद अच्छा, उधर मैंने फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड लगा दिया है। अच्छा, वैसे -1 सब में शो हो रहा है, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की जगह पे हमने बैकवर्ड स्लैश लगा दिया था। तो अब मैं अगर दोबारा से रन करूँगा तो मुझे पिछली भी शो होगी। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन लिखना होता है क्लियर स्क्रीन का, वो हमने नहीं लिखा। तो हम दोबारा से लिख लेंगे, जिधर मर्जी लिख लें। आउटपुट से पहले लिख लें, आउटपुट से पहले लिख लेते हैं। आउटपुट से पहले लिख दें, जिधर मर्जी आप लिख सकते हैं। बस आउटपुट से प्रिंट के फंक्शन से पहले लिखना होता है, ताकि प्रिंट का फंक्शन जब मुझे प्रिंट आउट हो वैल्यू तो वो ना हो। कंट्रोल F9 से मैं इसको रन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि क्लियर स्क्रीन की वजह से वो क्लियर हो गया है और मुझे न्यू आउटपुट शो हो रही है। ये तो हो गया एज अ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। तो अगर हमें लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पे करना हो, जैसा कि आपका प्रोग्राम नंबर है 9.7 और इधर है एज अ पार्ट ऑफ लार्जर एक्सप्रेशन, तो हम करेंगे, हम इसमें चेंजिंग करेंगे एज इंडिपेंडेंट। तो हम इसको कर देते हैं एज लार्जर। ये आपका प्रोग्राम नंबर 9.7 है। इसमें डिफरेंस बस ये है कि इंडिपेंडेंटली हम अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब उसने बोला है एज अ लार्जर एक्सप्रेशन करना है, तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे। दोबारा से हम इनको एज अ लार्जर एक्सप्रेशन करेंगे। तो अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा? बेसिकली वो हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है। तो इधर भी मैं ये देखें, इधर मैंने पोस्टफिक्स कर दिया है, ये ऊपर ए के साथ ये सारा, ये मैंने पोस्टफिक्स किया है और ये मैंने प्रीफिक्स कर दिया। अब इसमें क्या चेंजिंग आएगी? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन किया था तो हमें सब -1 आउटपुट शो हुई थी। अब देखें, क्योंकि अब सब में 0 पड़ा हुआ है, बी में ए की वैल्यू असाइन करवाने लगा हूँ, तो ए में भी अभी तक 0 पड़ा हुआ है क्योंकि अभी डिक्रीमेंट नहीं हुआ। तो पहले ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को, जो कि ए में 0 पड़ा हुआ है, बी में 0 आ गया। उसके बाद ए में डिक्रीमेंट हुआ, अब ए की वैल्यू क्या होगी? -1, लेकिन बी की वैल्यू क्या रही? 0। यही डिफरेंस है अगर हम इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के साथ करें और या लार्जर एक्सप्रेशन के साथ करें। अब मुझे ए की जगह पे -1 शो होगा, लेकिन बी की जगह पे 0 ही शो होगा। सेम केस इधर होगा। इसमें क्या होगा? डी में 0 पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, डी में 0 पड़ा हुआ है और सी में भी 0 पड़ा हुआ है, लेकिन सी की वैल्यू डी को असाइन होने से पहले ही इसमें डिक्रीमेंट हो गया है। डिक्रीमेंट होने के बाद असाइन हुई है सी की वैल्यू डी को। सी में 0 था, डिक्रीमेंट होने के बाद -1 हो गया और फिर -1 की वैल्यू असाइन हो गई डी में। अब मुझे ए के साथ -1 शो होगा, बी के साथ 0 शो होगा और डी के साथ भी -1 और सी के साथ भी -1। तो जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको रन करवाया तो आप देख सकते हैं इसमें क्या चेंजिंग आई है। पहले बी के साथ भी -1 था जब हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के साथ किया था, लेकिन अब हम जब लार्जर एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं तो बी की वैल्यू 0 हो जाती है। यही डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट जिसको समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।